सब्सक्राइब का बटन दिया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटा वाला बटन दबा के ऑल वाला प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी क्लास चालू होगी तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। और लाइक का टारगेट में कम से कम 1000 लाइक पार करना है इस वीडियो में लाइव के दौरान, और टोटल अगर बात किया तो कम से कम तो 10,000 लाइक पार होना मांगता है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। वेल डन मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज मतलब समझ रहे हैं, अब आपको रिवीजन करने का वक्त पूरा हो गया। आपको रैंडमली यहाँ पे रिवीजन करवाएगा सोशल का, साइंस का, मैथ का। 2011 से 2021 तक जितना सारा सवाल है सभी को ज्यादा क्वेश्चन लाके मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूं, रिवीजन करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। ओके वेल डन। चलिए सबसे पहले सवाल आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक करें, प्लीज लाइक दिस वीडियो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट रसगुल्लों। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस प्रभाव पे कार्य करता है? फटाफट बताएंगे। थर्मल पर है ना, यानी कि उष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज होता है जो काम करता है। ओके ऑप्शन ए में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब रिपीट होगा ना अगले साल में जब रिपीट होता है तो वो भी देखने को मिलेगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड मिलेगा समझो कि बहुत ही वैल्यूएबल सवाल होने वाला है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का आपको पता है V बराबर IR फॉर्मूला होता है, और R बराबर क्या होगा? V बटे I। वेल डन V बटे I, R बराबर V बटे I। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पीयूष, सुधांशु, अनीश, रुपेश, अबू समा, सुहानी, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलती है जी? डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलती है? दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, या प्रत्यावर्ती धारा, या दोनों धाराएं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए डायनमो जो कि एक जनरेटर में डायनमो मशीन सेट होता है, ठीक है ना, और डायनमो से दोनों धाराएं निकलती है, यानी कि आपने सुना होगा AC डायनमो, DC डायनमो, है ना। तो डायनमो से दोनों प्रकार की धाराएं निकलती है। ऑप्शन 3 का सी राइट आंसर। वेरी गुड। आगे सवाल, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं, या किस तरह के जल में रहता है ना, या किस तरह के जल में पैदा होता है? तो जो जल अस्थिर होता है, स्थिर समझ रहे ना, स्थिर। ओके जो जल स्थिर होता है, ओके जो जल स्थिर होता है उसमें अक्सर डेंगू जो है उत्पन्न होता है। ओके तो और जितना भी स्थिर जल होगा अक्सर वो ना साफ जल होगा। साफ जल कहने का मतलब ये है जैसे कोई बड़ा सा गड्ढा है ना, गड्ढा में पानी अगर स्थिर है मतलब रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा, कहीं आ रहा है, तो गंदगी जो है उसमें गंदगी नीचे बैठ जाएगा, तो उस टाइप का जो पानी होगा ना उसमें जो डेंगू उत्पन्न होगा। ओके अगर ऑप्शन रहे स्थिर जल तो बेहतर हमारा आंसर होगा, लेकिन फिलहाल हमारा क्लीन वाटर ऑप्शन नंबर है। वेरी गुड। आगे सवाल पढ़ते हैं। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ बायोगैस फ्यूल? लकड़ी, गोबर, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो लकड़ी भी बायोगैस है, गोबर भी बायोगैस है, कोयला भी बायोगैस है। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ऊर्जा नहीं है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। वेल डन प्यारे मनोज, सलोनी, रवि, किशन, अनिल, क्रेजी। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वृक्क जो कि क्या बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल किडनी होता है ना, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है? तो एक सवाल इससे, क्वेश्चन से एक सवाल बनता है, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है कि जब कृत्रिम वृक्क से रुधिर से जो अपशिष्ट पदार्थ को अलग किया था उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपोहन। तो बोला जा रहा है जो कृत्रिम वृक्क होता है उससे जो अपशिष्ट पदार्थ अलग करते हैं, तो उस जो अपोहन द्वारा जो अलग किया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है जिसको अलग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पदार्थ। हाँ नाइट्रोजन पदार्थ होता है जिससे उसको अलग किया जाता है, ऑक्सीजन को नहीं यार, ऑक्सीजन को क्यों अलग करेगा, है ना, नाइट्रोजन ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो आपको पता है हाइड्रा मैंने बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रा में जो है ना मुकुलन होता है, ठीक है ना। हाइड्रा और किसमें? ईस्ट में। जब भी सवाल आ जाए तो हाइड्रा और ईस्ट को साथ में रखिएगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। हाइड्रा भी मुकुलन के द्वारा और ईस्ट भी मुकुलन के द्वारा। ओके चलिए हाँ जी, थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत फास्ट आप लोगों ने 300 लाइक कंप्लीट कर दिया। आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू सी दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में पता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में टॉर्च जो होता है, बड़ा वाला जो पुलिस के पास होता है टॉर्च, है ना, ये सब होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नाक, कान, बाल देखने में बहुत कुछ। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम समझ रहे ना, स्पेक्ट्रम में जैसे ये ले लिया एक स्पेक्ट्रम या प्रिज्म ले लिया, ठीक है ना, इससे श्वेत प्रकाश को जब गुजारा गया तो आपने पढ़ा होगा विबग्योर, है ना, बैजानिह पी नाला। तो 2 2 4 2 6 7 हो गए। तो भी से शुरू होता है विबग्योर, आर से खत्म होगा। तो भी जो बैगनी है, जो इसको क्या बोल सकते हैं, जो बैगनी रंग है ना उसका झुकाव ज्यादा है, लेकिन रेड का झुकाव कम है। तो बोला जा रहा है सबसे अधिक झुकाव किसका है भाई? तो पता है चल गया, बैगनी का है ना, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ये आपको पढ़ना है sin I बटे sin R, है ना जी, sin I बटे sin R, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए आगे सवाल है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो पौधे के अंदर जो भी वाषित मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलता है जल के माध्यम से, जल की शक्ल में, तो वो किस भाग से निकलता है? वो निकलता है पत्तियों से, ना, किससे निकलता है? पत्तियों से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। वेल डन, वेरी गोल्डन। अरे वाह गोल्डन, क्या बात है, गजब। वर्षा गुप्ता, आदित्य। आगे सवाल है। हीलियम कैसा तत्व है? भाई साहब आपको पता होगा हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, यानी कि हीलियम बोल सकते हैं आप। हीलियम है, नियॉन है, जेनॉन है ना, रेडॉन है, और क्रिप्टन है, और भी कोई है क्या? हाँ एक और है,
शायद दिमाग से निकल रहा। आगे बढ़ते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? जो जल होता है ना H2O, इसमें देखिए फॉर्मूला से पता चल रहा H2O, तो हाइड्रोजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन 1 परमाणु, बस इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा। जल में यानी कि H2O क्या, ये जल का सूत्र होता है, तो जल में जो हाइड्रोजन का 2 परमाणु इसलिए तो H2 लिखा है और O तो 1 परमाणु, तो बस इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। H2O जल होता है, इसमें परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ऑप्शन ए। वेरी गुड। आगे आवर्त सारणी में कितने आवर्त है बताओ भाई? आवर्त सारणी पढ़े होंगे, मोसले के आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है जी कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त है। आवर्त उसको आवर्त को पता है समूह भी बोल सकते हैं आप। देखिए यहां पे लिखा हुआ है हाउ मेनी पीरियड्स, इसको आवर्त को समूह भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 8 9 12, यार यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं। ओके वेल डन। आवर्त ठीक है 7 होगा, 7 आवर्त अलग है, ठीक है। समूह 18 है, समूह जो है 18 हो जाएगा और आवर्त कितने हैं 7 है। ओके चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सिलिका क्या है बताओ फटाफट, सिलिका क्या है? व्हाट इज सिलिका? तो सिलिका एक उपधातु है जी, है ना। क्या है? हाँ उपधातु है, यानी कि इसमें धातु और अधातु दोनों की मात्राएं मिलेगी, ठीक है ना। उपधातु इसको बोलेंगे, ठीक है सिलिका। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए OH, ये इंपोर्टेंट है। OH यानी कि जो एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर से, OH। अच्छा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, OH भी बोल सकते हैं ऐसे भी। तो OH जो देख रहे हैं ये क्रियाशील मूलक है, इसका नाम क्या कीटोन है या एल्डिहाइड है या एल्कोहल या इनमें से कोई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि OH जो है ना ये एक एल्कोहल है जी, ठीक है ना। और CHO होता है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक, CHO होता है। और कीटोन का जो क्रियाशील मूलक है वो CO है। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। आगे सवाल देखें। वेल डन प्यारे। हाँ आगे बोलता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है ना। जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, नेचर है, उसमें ऑक्सीजन का जो संतुलन बना हुआ, बैलेंस बना हुआ कैसे? संयोजन से या प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से। तो भाई साहब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही जो है बैलेंस बना हुआ है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है घट जाएगी और फिर इंसान जो ऑक्सीजन लेने वाला है, जो जीव जंतु, वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चले आगे है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? बिल्कुल पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, हाँ ठीक है। वाह वाह वाह, सबका यहाँ पे राइट आंसर। आज गर्दा उन्होंने कम से कम सवाल ज्यादा सवाल पढ़ने की कोशिश करेंगे आज, और देखते हैं कितना सवाल आज हम लोग पढ़ पाते हैं, है ना। तो देखिए पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP जो टूटता है ना, तो उसमें कितना ऊर्जा मुक्त होता है? 30.5 kg जूल प्रति मोल। याद कर लो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ओके चलिए बहुत खूब। आगे सवाल देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत हल्का और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मानव हृदय में पता है 4 कोष्ठ होते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब कितना होता है? सॉरी दाब लिखा गया, दाब। मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब कितना होता है? प्रेशर कितना होता है? देखिए इंग्लिश समझिए, परकुचन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है हिंदी में थोड़ा सा ना। सिस्टोलिक तो मैंने बताया था, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, है ना जी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 120/80 आपने पढ़ा होगा, है ना। सामान्य प्रेशर एक ब्लड सामान्य जो है बीपी का जो वैल्यू होता है 120/80 होता है। तो सिस्टोलिक को हिंदी में बोल दिया परकुचन, और डिस्टोलिक को क्या बोलते हैं? अनुशीतलन बोलते हैं ना। तो बोला गया सिस्टोलिक, तो क्या हो जाएगा? 120 Hg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। चलिए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? वेरी गुड। चलिए बहुत खूब, सबका राइट आंसर वेरी गुड। हाँ तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या? सिनेप्स कहते हैं जी, है ना। ऑप्शन नंबर बी वेल डन। चलिए आगे सवाल देखिए। पराग कोश में होता है, आप लोग की वीडियो थोड़ा स्लो बढ़ रही है, थोड़ा सा एक बार और क्या बोलते हैं इसको, आगे स्क्रॉल करिए ना, बढ़ेगा वीडियो आगे। देखिए परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, है ना। परागकोश में परागकण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासित दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से मतलब जो डेवलपमेंट के मात्रा से, डेवलपमेंट पॉइंट से अगर देखा जाए तो हम किससे ज्यादा मैच करते हैं, यानी कि हम मतलब हम इंसान, हम लोग जो है ज्यादा मैच किससे करते हैं? तो पता चला कि चीन के विद्यार्थी से, अरे यार यहाँ पे चाइनीज जो स्टूडेंट होता है ना, चीन के विद्यार्थी से हम लोग ज्यादा मैच करते हैं। ओके ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ओके आगे सवाल है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बताओ फटाफट। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो बताना है आपको, किसमें होता है? तो अभी मैंने आपको बताया मुकुलन के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है जी? हाँ तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट और अमीबा, यही दोनों तो पढ़े आप लोग, ईस्ट और अमीबा में। तो देख रहे हैं ना, मुकुलन वाला जो है यानी कि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया मुकुलन है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना जी। चलिए चिंपांजी नहीं होगा, चाइनी वाला होगा। चिंपांजी का दूसरा सवाल आता है, हमारी समानता बोला जा रहा है ना। हाँ अफ्रीकन एक सवाल आता है, अफ्रीकन विद्यार्थी किससे संबंधित है? तो चिंपांजी होगा। अरे भाई अफ्रीका काला काला दिखता है कि नहीं दिखता है? चिंपांजी भी काला काला। अफ्रीकन विद्यार्थी बोलेगा तो चिंपांजी होगा, लेकिन हमारी बोलेगा मतलब हम लोग के बारे में बोला जाएगा तो हो जाएगा चीन के विद्यार्थी। ओके पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है? वेरी गुड। एक का क्या गलत है? एक का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। हाँ जी
आगे सवाल पढ़ते हैं, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है जी, है ना जी, कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? वो है मिट्टी। देखिए कांच का तो इस्तेमाल, जल का इस्तेमाल भी करते हैं लेंस बनाने में, जल का इस्तेमाल होता है, कांच का भी इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का भी, आजकल तो प्लास्टिक का भी लेंस बनता है ना, तो मिट्टी का क्यों इस्तेमाल होगा लेंस बनाने में? ओके, ऑप्शन डी। चलिए वेरी गुड। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? इस सवाल मैंने आपको बताया भी था। हाँ जी, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो अगर समान आकार का हमको प्राप्त करना है तो पता कहां रखेंगे? फोकस पे रखेंगे, और वो सेकेंडरी जो फोकस होता है ना, सेकेंडरी फोकस वहां पे रखेंगे। यानी कि आपने ये लेंस वाला देखा, एक फोकस यहां पे होता है, एक फोकस यहां पे होता है, ठीक है। इसको F1, इसको बोलेंगे डैश F1, और इसको बोलेंगे डैश F2। तो यहां पे हम रखेंगे तो हमारा फोटो जो है यहां पे बनेगा, जाके देखिए यहां पे जाके बनेगा, बराबर बनेगा। तो फोकस पर रखेंगे, इसको बोलते हैं द्वितीय फोकस पे। क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस पे बोलेंगे, है ना। अरे वक्रता केंद्र पे, अरे भाई साहब यहाँ पे लेंस दिया हुआ है, दर्पण नहीं दिया हुआ है। दर्पण रहता तब ने वक्रता केंद्र पे रखेंगे, हाँ, दर्पण रहेगा तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे फोकस की बात करें किया जा रहा है, ठीक है, फोकस पे रखेंगे। ओके, हाँ जी, ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया। ऐसे सवाल आपको जब रहेगा ना तो वहां पे लिखा रहेगा द्वितीय फोकस, लिखा रहेगा द्वितीय फोकस पर। ओके, चलिए आगे देखो। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग क्या होती है? यानी कि हमको पूरा, ओके ठीक है, किलर जुने अच्छा देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, मतलब अगर हमको पूरा साफ साफ देखना है तो अल्पतम यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट पढ़िए, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है भाई? लोहे की परमाणु संख्या, तो आपको पता है लोहे की परमाणु संख्या जो है 26 होती है, पढ़े है ना, वेल डन। हाँ जी, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? वेरी गुड, लोहे की परमाणु संख्या जो है 26 होती है जी। हाँ, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ताइस, ताइस जो देखा, हालांकि पूछता तो नहीं लेकिन मे भी पूछा जा सकता है। ताइस से जो होता है एक वी नाम का एक धातु उसका होता है, और 25 जो है वो Mn यानी कि मैग्नीज का होता है, और 24 जो देख रहे हैं वो Cr बोले तो क्रोमियम, है ना। तो ये सब याद रखिए, लेकिन लोहा वाला ज्यादा पूछता है। ओके, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो पीएच का वैल्यू क्या होगा? चलिए फटाफट सब लोग बताओ, आंसर आ गया, वेल डन, सबका आंसर आ रहा। कोई विलियन अगर लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है, तो लाल को नीला कौन करेगा भाई? लाल को नीला जो है क्षार करता है ना, बेसिक जो होता है ना, बेसिक वो करता है, ठीक है। लाल को नीला कौन करेगा? क्षार, और क्षार का पीएच मान कितना होगा? 5 होगा। और नीला को लाल जो है अम्ल करता है ना, नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। आप थोड़ा वीडियो के पीछे चल रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हो आप, थोड़ा वीडियो को फास्ट करो, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाओ वीडियो को, है ना। वेरी गुड। आगे सवाल यहाँ पे देखता है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 वर्ग है। वेल डन, वेल डन। कितना लाइक पार हुआ? अरे 500 लाइक हुआ, 550 लाइक। तो तुम लोग फटाफट लाइक में ज्यादा करो यार, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक को ज्यादा पार करेंगे। कम से कम जल्दी से 1000 कंप्लीट किया जाए इस लाइक को। ओके, हाँ जी, चलिए आगे सवाल देखते हैं। रखो ना, ये CHO देख रहे हैं ना, CHO क्रियाशील, अभी मैंने बताया था ये क्रियाशील मूलक है CHO। बताइए इसका मूलक क्या? फटाफट बताओ। चलिए 32 का आंसर बताओ। क्रियाशील मूलक जो यहां पे देख रहे हैं उसका संकेत क्या है? क्रियाशील मूलक का संकेत क्या है जी? तो आपको यहां पे मिलेगा क्रियाशील, मैंने बताया ना एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, एल्कोहल का OH होता है ना, कीटोन का CO होता है, ये तो मैंने बता दिया। ओके, चलिए बहुत पीछे चल रहे हैं। आगे सवाल है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं? बताइए यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? वाह, हाँ, विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है? बताइए। तो देखो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? आपको पता है फॉर्मूला P बराबर VI, फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। अच्छा देखो, P बराबर VI, तो एक तो फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया VI, है ना, ये मतलब पावर बराबर फॉर्मूला है। अच्छा, अगर V की जगह पे V बराबर फॉर्मूला होता है ना IR, अगर V की जगह पे मैं IR रख दूं, और ये I तो पहले से था, यानी कि I²R, तो ये भी प्रेजेंट कर रहा ना, रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी। अच्छा, अगर I की जगह पे I बराबर में V/R कर सकता हूं ना, तो इसके जगह पे मैं V को ऐसे रहने देते हैं, I जगह पे V/R यानी कि V²/R, तो ये मतलब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा। लेकिन ये जो B वाला ऑप्शन है ना, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जी। हाँ जी, ये जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये मतलब नहीं बता रहा कि विद्युत शक्ति का ये फॉर्मूला नहीं होता। तीनों जो है ना, ये तीनों फॉर्मूला बनता है। तो एक फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो ये भी इसका फॉर्मूला बनेगा, ये भी इसका फॉर्मूला बनेगा। ओम का नियम वाला जो फॉर्मूला है उसी के आधार पे। वेल डन करें। चलिए, लघुत्तम के समय, अरे लघु पतन होगा, ठीक है ना, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट जब होता है ना, शॉर्ट सर्किट, उस समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान क्या होता है? कम हो जाता है, या स्थिर रहता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। तो आपको पता है, फटाफट जैसे मैं ऑप्शन पढ़ूं समझ लीजिए, वहां उतना देर तक आपका आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास। बिल्कुल बहुत अधिक बढ़ जाता है, बिकॉज आप तो
फास्ट पढ़ोगे ना। नेक्स्ट सवाल है, कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? चलिए फटाफट, कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है जी? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो मैंने बताया लकड़ी जैव मात्रा, वही बायोगैस को ही जैव मात्रा बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ बायोमास है ना, इसको बायोमास ही बोला जाता है, बायोमास हिंदी में लिखा रहेगा ऐसे बायोमास। ये लकड़ी भी है, गोबर है, कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल रुफैद, आपका भी आंसर आ रहा, सबका आंसर आ रहा, सबका, कोई यहाँ पे बच नहीं रहा, सबका आंसर आ रहा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो वह यौगिक जल में विलय है। जो तत्व है ना वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और एक उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो जो यौगिक बनता है वो जल में विलय है। तो बोला वो तत्व कौन सा था जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया था, और वो तत्व कौन सा? कैल्शियम था या कार्बन था या सिलिकॉन था या फेरम था, यानी कि फेरस लोहा था, तो कैल्शियम था, ठीक है ना, कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम वो तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक जो है निर्मित करता है। ओके, हाँ, ऑप्शन 37 का ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड रागनी, बहुत खूब। आगे सवाल यहाँ पढ़ते हैं इथेन का। ये तो भाई एनसीईआरटी का सवाल मैंने बताया था इस दिन। इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इथेन का फार्मूला देख लो, C6H6, ठीक है ना। इसको आप अरेंज कर लो इस तरह से मैं अरेंज करता हूँ, मतलब इसको संरचना सूत्र में बनाता हूँ, ठीक है ना। ये है स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके, तो देखिए यहाँ पे इथेन का कितना यहाँ पे बन रहा है जी। इथेन का कितना देखो, 1 2 3 4 5 6 7 जो है इसका सह संयोजक बंधन हो रहा है इथेन का। ओके, आगे है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? चलिए आप देखो ओजोन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वेरी गुड, चलिए थैंक यू प्यारे स्टूडेंट, 650 लाइक पर, मजा आ गया। चलो अब जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज यार लाइक करो, और आपके लिए इस तरह से पूरा 21 तक मैं पढ़ाऊंगा साइंस का, और फिर सोशल का भी पढ़ाऊंगा। कल हो सकता है सोशल का पढ़ाऊंगा, 1 by 1 करके मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 पीस हो गया। O3 इसका फॉर्मूला ही होता है ना, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। कार्बन के ऑक्सीजन के 3 अणु मिलता है तब ओजोन बनता है, ठीक है ना, तो O3 हो जाएगा। आगे है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है। जो वृक्क जो किडनी है वो किससे रिलेट करता है? क्या वो किडनी पोषण से संबंधित है, क्या वो किडनी श्वसन से संबंधित है, क्या वो किडनी उत्सर्जन से संबंधित है, या क्या वो किडनी जो परिवहन से संबंधित है? भाई साहब पता है आपको, उत्सर्जन, किडनी का काम क्या है? उत्सर्जन करना, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। वेरी गुड। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। लिटमस विलियन जो बैगनी रंजक होता है निम्न से किससे बना होता है? लिटमस का कलर कैसा देखो होता है? बोल रहा देखो बैगनी, समझ आ रहा ना। लिटमस विलियन जो बैगनी रंजक होता है, जो लिटमस होता है बैगनी कलर का होता है, तो बोला गया वो कहां से निकलता है? लाइकेन से, या लाल गोभी पत्ता गोभी से निकलता है, या हल्दी से, या पेटूलिया फूल, एक फूल है पेटूनिया। तो ये जो है ना लाइकेन, हाँ, लिटमस कहां से निकलता है? लिटमस जो होता है वो लाइकेन के पत्ता होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्सर्जन। वेरी गुड। आगे देखो, जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ठीक है ना, जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो सोडियम को, चूंकि सोडियम Na है ना, सोडियम है, सोडियम जो है ना OH को हटा, जिंक जो है OH को हटा देगा तो बन जाएगा Na2OZN2, हाँ Na2OZN2, Na2ZNO2 नहीं सॉरी Na2O का है बने, Na2ZNO, हाँ Na2ZNO2 यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, Na2ZNO2 होना चाहिए। कमेंट एवरीबॉडी। ओके, 42 का Na2ZNO2, यहाँ पे ऑप्शन नहीं बोला ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। Na2ZNO2 O2 होगा ना, यहाँ पे Na2ZNO2 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन मिस्टेक यहाँ पे Na2ZNO2 होगा जी, समझ रहे ना। हाँ, तो मैं ऑप्शन को Na2ZNO2, एक मिनट मैं ऑप्शन को सुधार दूँ अभी तुरंत। Na2ZNO2 यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं 2 लिख दिया, एक मिनट यार, चलो ऑप्शन ए ही तुम्हारा सही मानते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया? Na2ZNO2, ये वाला हो गया हमारा राइट आंसर, ए वाला, इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। तो Na2ZNO2, चलिए ऑप्शन मैंने ए में कर दिया। ओके, ए में मैंने सही कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू आपको पता है भाई साहब? उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है ना। बेकिंग सोडा का बताइए रासायनिक सूत्र क्या होता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, आ रहा, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा मेरे पास, डोंट वरी। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे सवाल है, एक्वा में एक्वा जो मिश्रण है उसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात कितना होता है? HNO3, ठीक है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो एक्वा का फॉर्मूला याद कर लो, HNO3 प्लस HCl, ये 3HCl, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है? एक्वा रेजिया का फॉर्मूला होता है। इसमें यही एक विलियन है जिसमें सोना जो है घुल सकता है, जिसमें सोना जो है ना घुल सकता है। तो देखो यहाँ पे
HNO3 जो है एक पीस है ना, कितना HNO3 ओनली 1 पीस है, और HCl जो है 3 पीस है, 3 पीस है। तो बोला कि इसका अनुपात क्या हुआ, तो 3 जो है HCl है और एक HNO3 है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया 3:1। चलिए आगे बढ़ते। संगमरमर का सूत्र बताइए भाई, संगमरमर का सूत्र हाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर इसी को बोलते हैं खड़िया भी बोलते हैं, है ना, खड़िया भी बोलते हैं, चूना खड़िया जो होता है ना, जिसको बोर्ड पे जो लिखता है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ 12 M तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। CHO है ना, देखिए एक बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक। देखिए जितना भी क्रियाशील मूलक है सब एग्जाम में पूछा गया है। CHO भी पूछा गया, अभी आपने देखा है ना, CH सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल मैं बता रहा हूं। OH भी पूछा है, CHO भी आ गया, COOH भी आ गया। ये क्या है, ये अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सूत्र क्रियाशील समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। ओके, रिएक्टिव रेडिकल है या फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। कीटोन का मैंने बताया था CO है ना, एल्डिहाइड का CHO याद हो गया आप लोग को, क्योंकि बहुत बार बता रहा हूं। ईथर का क्या होता है भाई, ईथर का ऐसे होता है, देखिए ईथर का ये ईथर का है। ओके, याद कर लीजिएगा। आगे है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जो फोटोसिंथेसिस जो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो काम होता है, जो क्रिया होता है, उसमें जो है ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है, तो जल से, CO2 से, तो पता होता है जल से। कहां से निकलता है, जल से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। हाँ जी, ओके। सुपर चैट करने के लिए नीचे आपका एस लिखा हो, जहां पे कमेंट करते हैं वहां पे एक बगल में एस बना हुआ, वहां पे जाओगे तो सुपर चैट का ऑप्शन दे देगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, चलिए बताइए यहाँ पे मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में या वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल, जो पौधों में जो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है उसी में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते, इंसुलिन की कमी से क्या होता है भाई बताओ। द डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की कमी से, जब इंसुलिन की मात्रा शरीर में घट जाएगा तो उससे कौन सी बीमारी उत्पन्न होगा, घेंगा जिसको गोइटर बोला जाता है, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं ना जी, डायबिटीज हर कोई जानता है, डायबिटीज हो गया, क्या है यार नाम गलत लिखो, क्रेटिनिज्म बौनापन। तो देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है ना, मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। ओके, और आयोडीन बोला जाएगा तो हो जाएगा घेंगा। हाँ जी, आगे द्विखंडन किसमें होता है, देखिए द्विखंडन तो अमीबा भी दो खंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, और लेशमैनिया, ये तीनों में जो है द्विखंडन होता है जी। वेलकम मधुमेह, हाँ मधुमेह, वेलकम। चलिए हाँ जी, बिल्कुल सबका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि सब लोग एकदम फटाफट बनाएं और बिल्कुल सबका सही आंसर दे, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, यार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया, डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव से तो डर ही खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते जी, फूल में नर प्रजनन होता है, फूल में नर प्रजनन, इसमें से ऑप्शन से बताना इनमें से कौन ऑप्शन है जो फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर या अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो देखिए सब याद रखिएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका ये तो स्त्री वाला है, स्त्री प्रजनन अंग है फूल में, है ना। अंडप तो अंडाणु तो समझ रहे हैं, तो अंडप भी स्त्री में ही पाया जाता है, स्त्री फूल में। पुंकेसर जो है ऑप्शन का जगह ए हो जाएगा, ये जो है नर प्रजनन अंग है, लेकिन ये तीनों जो है स्त्री प्रजनन अंग है, ऑप्शन ए, वेरी गुड। हाँ आगे पढ़ते हैं, अंडाणु निषेचित होता है, चलिए बताइए अंडाणु निषेचित होता है कहां होता है, द एग जो फर्टिलाइज कहां होता है, योनि से या गर्भाशय से या फाइलोपियन नालिका से। तो भाई फाइलोपियन नालिका जो होता है वहीं पर जो है उसी में जो है अंडाणु निषेचित होता है, फर्टिलाइजर का काम होता है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत खूब। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, अवतल लेंस में आवर्धन क्या होता है, आवर्धन किसके बराबर होता है, आवर्धन बराबर फॉर्मूला मतलब बताना है, मैग्निफिकेशन। अवतल लेंस बोले या दर्पण बोले, लेंस बोले या दर्पण बोले, दोनों में सेम होता है, V/U, है ना, लेंस बोले या दर्पण बोले, तो याद रखेगा V/U, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 700 लाइक पार हो गया, वेलकम, थैंक यू मेरे प्यारे, जल्दी से फटाफट 1000 लाइक पार करेंगे और मजा आएगा। सभी लोग लाइक करो यार, जिन्होंने लाइक नहीं किया, ताकि वीडियो दूसरे के पास पहुंचेगा और सभी लोग यहाँ पे आएंगे। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, फोकसांतर यानी कि फोकस समझ रहे हैं, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। तो आपने पढ़ा है जो फोकसांतर होता है और ये वक्रता त्रिज्या के आधा होता है ना, वक्रता त्रिज्या के आधा फोकसांतर होता है, तो देखिए क्या होता है, आधा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो वक्रता त्रिज्या होता है वो दो फोकस के बराबर होता है, क्योंकि आधा होता है फोकसांतर, तो दो बार आधा फोकसांतर को दो बार जब जोड़ेंगे, फोकल लेंथ को जब दो बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वक्रता त्रिज्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वेरी गुड। चलो एक हो यार, एक अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है यार, अच्छा दोनों ऑप्शन दिख रहा है, तो ए वाला भी हमारा सही, R = 2F, हाँ ठीक है। ओ अच्छा, मेरे दोनों आंसर हो गया, तो ए और सी दोनों आंसर हो गया, है ना। 55 का ए और सी, तो क्या बोल रहा, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो F = R/2 भी तो होता है और R = 2F भी तो होता है। लो भाई दोनों आंसर हो गया, है ना, दो ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर सी में, तो चूंकि सी भी तो सही है ना, A = R/2 इसको फॉलो कर रहा है सवाल, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन ए जो इसको फॉलो कर रहा है ना, तो दोनों ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि किस रंग, वर्ण मतलब किस कलर का तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है। आपको पता होना चाहिए बैगनी रंग का ज्यादा होता है या लाल रंग का या नीला रंग का या पीला रंग का। ओके
चलिए वेरी गुड, 700 कंप्लीट, 800 होने वाला लाइक, वेरी गुड माशाल्लाह, क्या बात है यार, बहुत खूब यार, आपको तो ऑब्जेक्टिव से डर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी यार। देखिए मैं बताता हूँ, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा, और इसका उल्टा में चल जाऊँ बैगनी रंग का, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है ना जी। लेकिन विचलन की बात कर दिया, लाल रंग का जो विचलन है वो कम होता है, और बैगनी में जो इसी का विचलन के बारे में बात करें तो बैगनी में ज्यादा होता है ना। चलिए आगे, विद्युत शक्ति का मात्रा बताओ क्या होता है भाई, सब कुछ पढ़ लिए तो फिर लास्ट में आया, हाँ बहुत खूब, नेहा, हिमांशु, समरेश, नीतू, रवि, ब्यूटी, वेरी गुड। देखिए विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, ऑप्शन बी। ये तो मात्रक तो खैर एक नंबर सवाल आना ही आना है। वोल्ट क्या होता है भाई, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है ना, विभवांतर का मात्रक होता है जी। और जूल जो है ना, आपने पढ़ा है, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है ना, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कुलाम तो पता है, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है। ओके चलिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किससे, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका, लोहे का बना होता है, या कॉपर का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है, या एल्यूमिनियम का बना होता है। इसलिए टंगस्टन का बनाएंगे, क्योंकि जल्दी पिघलेगा नहीं, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो है बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि गल जाए, मतलब बहुत ही ज्यादा गलनांक होता है। ओके, लगभग 3000 से 3300 के आसपास होता है। ओके, तो टंगस्टन हमारा राइट आंसर होगा। हाँ वेरी गुड। ओके, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बताइए नाभिकीय ऊर्जा, अगर हमको एक न्यूक्लियर एनर्जी अगर प्राप्त करना है तो क्या जरूरी होगा, हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्यूमिनियम। तो पता है क्या, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग समझ रहे हैं, जहां मतलब ज्यादा जो गर्मी के दिन में देखते हैं बहुत ज्यादा मौसम हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। कारण यह है कि पेड़ की संख्या कम रही है ना, पेड़ों की संख्या कम रहा, और मनुष्य की संख्या बढ़ रही है, पेड़ को काटे जा रहे हैं, मनुष्य आगे बढ़ते जा रहा, लेकिन उसको ऑक्सीजन तो पेड़ से तो लेना है ना। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ रहा है, हम लोग ज्यादा, चूंकि हम लोग छोड़ते भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हम जो लेते हैं उसकी संख्या कम हो रहा, तो जब ये CO2 एक गर्म गैस है, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग का मतलब ही होता है गर्म, जो पूरा ग्लोबल जो गर्म हो गया, तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक मतलब चिंता का विषय भी बना हुआ, एक संगीन मसला बना हुआ, गंभीर समस्या बना हुआ पूरी दुनिया के लिए। एक इसके लिए उत्तरदायी गैस वही CO2 है, जो कि यही सबसे ज्यादा घातक है। वेल डन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का, किस क्षार का उपयोग करते हैं, बताइए। ये तो बोल सकते हैं किस पदार्थ के या किस प्रकार के लोहा का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही बोला जा सकता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो इस स्टील का, पीतल का या नरम लोहा का, तो पता होना चाहिए नरम लोहा का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ओके, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो हमारे घर में जो बिजली आती है, उस बिजली का करंट का कितना वोल्टेज होता है जी, और वो करंट AC होता है कि DC होता है। तो सबसे पहली बात, तो हमारे घर में जो करंट आती है वो अल्टरनेटिव करंट आती है ना, AC करंट आती है, AC, और 220 वोल्ट। जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ ना खेत में, देखेंगे आप लोग घर के बाहर में खेत में लगा हुआ ट्रांसफार्मर में जो तार आया वो 11,000 का तार आया जी। ओके, और 11,000 से तार ट्रांसफार्मर से निकला, ट्रांसफार्मर जो इसको चेंज कर दिया 400 वोल्ट में, और यहाँ पे टोका फंसाते हैं, घर में लाते हैं नहीं, वो हो जाता है 220, टोका फंसा के घर में जो लाते हैं तो वो 220 होता है, और AC करंट। ओके वेरी गुड। आगे है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे पड़ता है। बहुत हल्का सवाल है और बहुत बार पूछा गया है कि किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब आंख पे, जो फोटो बन रहा है आंख पे, वो किस भाग पे बन रहा, तो वो बन रहा कहाँ, रेटिना पे। दृष्टि पटल भी इसको बोलते हैं हिंदी में, दृष्टि पटल है ना, या तो इसको रेटिना भी बोल सकते हैं। ओके आगे पढ़ते हैं। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, देखिए न्यूनतम बिंदु और दूर बिंदु दोनों इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ आंख, हेल्दी आई है, एकदम आंख ठीक ठाक है, तो एकदम जितना दूर चाहे तो बंदा देख सकता है, इन्फिनाइट डिस्टेंस वो देख सकता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जो जीवाश्म ईंधन होता है, जो क्या बोलते हैं, फोसिल फ्यूल होता है ना, उसका वास्तविक स्रोत कहां से है, वास्तविक रियल सोर्सेज कहां से है। क्या नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है, क्या चंद्रमा से प्राप्त होता है, क्या सूर्य से प्राप्त होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ, यानी कि सूर्य से जो है नाभिकीय जीवाश्म ईंधन का जो एनर्जी है ना, जीवाश्म ईंधन की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका वास्तविक स्रोत है, रियल जो सोर्स है, वो कहां से प्राप्त होता है, सूर्य से। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की भाई, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने, है ना, फैराडे याद कीजिएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव, अगर प्रभाव बोल दे तो ऑस्टेड, है ना जी, ऑस्टेड याद है ना। हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रभाव बोला जाएगा तो ऑस्टेड, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे। ओके, माइकल फैराडे। आगे बढ़ते हैं, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में कौन सा बीमारी हो जाएगा जी। जब हम नजदीक का साफ साफ नहीं देख पाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि जब नजदीक का साफ साफ नहीं देख रहे तो दूर का साफ साफ देखें, इस सवाल का मतलब हो रहा है, ठीक है ना। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो जब निकट ही नहीं दिख रहा ना, जो नहीं दिख रहा, निकट का नहीं दिख रहा लेकिन दूर का दिख रहा, दूर का दिख रहा, उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, दूर, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, या फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ओके, यानी कि दूर का दिखेगा और नजदीक का नहीं। अक्सर अम्मी को हो जाता है ना, अम्मी दादा देखोगे, सुई, अम्मी धागा सुई सीती तो बोलता है सुई घुसा दो,
अब देखो यार सुई, अरे अम्मी होती है या दादा घर में पापा होते हैं, अक्सर ये मतलब ये ना अक्सर लोगों का जो एजेड होता है ना उनको हो जाता है। और निकट तो भाई ये तो एकदम वायरल हो गया, निकट दृष्टिदोष मायोपिया तो वायरल हो गया, आजकल सबको हो रहा है निकट दृष्टिदोष, है ना, दूर का दिखाई, टीबी मोबाइल सब इसका कारण है। चलिए समीकरण जो दिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किए उष्मा के माध्यम से, तो CO अलग हो गया और CO2 अलग हो गया। तो ये कौन सा समीकरण बनता है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा, ओके। तो आपको पता है एक बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट टूट के अलग अलग भाग में बढ़ गया है, इसको बोलेंगे वियोजन, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो रहा जी, है ना, टूट रहा, हाँ, तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जब जुड़ेगा तो संयोजन होगा। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है, गुड़िया कुमारी कमेंट आ रहा है, डोंट वरी। आगे बढ़ते, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो साग सब्जी जो विघटित हो जाता है, जो सड़ गल जाता है, कंपोस्ट बनता है, देखते नहीं, साग का छिलका छील के बाहर में फेंक देते हैं तो वो गल जाता है ना। अगर एक जगह जमा करें, गांव में देहात में अक्सर होता है कि एक जगह जाके सब पूरा गांव वाला एक ही जगह जाके फेंकता है, तो कंपोस्ट बन जाता है, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ऑप्शन बी। ओके 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 यदुवंशी, चलिए बाद में देखना, जो जिसको टाइम मिलेगा बाद में देख लेंगे। कौन विजातीय यौगिक है। देखिए विजातीय यौगिक क्या होता है, समझिए ध्यान से। विजातीय यौगिक के मतलब ये हो गया इनमें से एक विषम कौन है, अलग प्रकार का कौन है। तो देख रहे हैं खड़िया वही कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, संगमरमर को ही कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, और चूना पत्थर भी वही होता है, ठीक है ना। मतलब ये तीनों लगभग, इन तीनों का जो कच्चा माल होता है ना, ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो खैर अलग होता है भाई, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जिप्सम से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये अलग हो गया, इसी को बोलेंगे विजातीय यौगिक। कौन है विजातीय यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी। ओहो थैंक यू, लव यू टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैक में कहां तक पार हो गया, 800 मतलब 900 होने वाला, चलो अच्छी बात है यार। कौन पीएच का मान क्षारक विलयन का मान देता है, पीएच का, इनमें से कौन है जो क्षारक विलयन, क्षार का वैल्यू बताता है। तो पता है आपको क्षार का वैल्यू क्या होता है, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा रहेगा, 7 से अधिक रहेगा, उसको बोलेंगे क्षारक विलयन। तो यही तो है ऑप्शन डी, यानी कि 13 जो है 7 से ज्यादा है, ये 2 और 6 अम्ल होगा क्योंकि 7 से कम है, और ये जो 7 है ये उदासीन हो जाएगा। ओके ओके, साफ साफ तो दिख रहा बाबू, साफ साफ तो दिख रहा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, धातु और अधातु दोनों से सवाल पूछा जाता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, या कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु जब बोला जाएगा, नॉन मेटल के बारे में बात किया जाएगा तो आंसर होगा ब्रोमीन, है ना जी। और जब धातु के बारे में बात किया जाएगा तो हो जाएगा पारा, मरकरी, पारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, क्योंकि अधातु के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, आगे सवाल वो भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं सेट में, वो भी मिलेगा। सीसा और टिन मिश्र धातु है। देखो मैंने मिश्र धातु याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, देखो इसको याद कर लो, सोल्डर सिटी, 2-3 बार बोलेगा याद हो जाएगा, सोल्डर सिटी, सोल्डर सिटी। सोल्डर जो है सीसा और टिन, सी से सीसा और टी से टिन, तो क्या होगा सोल्डर सिटी। एक मैंने बताया था पीतल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से बहुत लोग याद हो गया, पिताजी, पिताजी, तब पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता, इस तरह से याद करो यार, मतलब अपना मन से ट्रिक वगैरह बनाओ जब याद नहीं होता। चलिए बताते हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल जाएगा, यानी कि O2, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इसके बीच कितने अबंध होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये सवाल जब भी मेरी नजरों के सामने से गुजरी है तो मैंने सभी का ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। O2 को हम ऐसे लिखेंगे डबल बॉन्ड से, है ना, तो 2 हो जाएगा। अच्छा एक बॉन्ड वाला भी होता है हाइड्रोजन, एक बॉन्ड वाला होता है, ठीक है ना। क्लोरीन, क्लोरीन भी एक सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि यार कैसे होता है सिंगल बॉन्ड, देखिए क्लोरीन का आखिर में कितना होता है 2 8 7, एक ग्रहण करेगा तो एक ही ग्रहण करेगा, है ना, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मानेंगे। अच्छा ये देखो ऑक्सीजन हो गया ना डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन का। ये सवाल भी आता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितना बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन की बात की जा रही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे, किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में किसे आप रखेंगे, यानी कि कंज्यूमर, कंज्यूमर की श्रेणी में किसे आप रखेंगे, उपभोक्ता। देखिए तो हरे पौधे क्या, हरे पौधे को उत्पादक बोलेंगे, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, जो उत्पादन कर रहा। तो आप देखो नील हरित शैवाल, ये तो अलग है। जंगली जानवर, ये क्या करेगा, जंगली जानवर इसको खा लेगा, जो पेड़ पौधे उत्पादन करेगा, मतलब जैसे घास फूसा है तो जंगली जानवर जो भी खा लेगा उसको, तो इसको बोलेंगे कंज्यूमर, बोलेंगे उपभोक्ता। यहाँ पे मानव भी आ जाएगा, मानव भी उपभोक्ता के श्रेणी में आ जाएगा। हाँ ओके, आगे है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजी। तो बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी या समभोजी। तो कवक जो है मरे हुए सड़े हुए जीव जंतुओं को खाता है, अपना भोजन बनाता है, इसलिए बोलते हैं कवक को मृतजीवी। ओके, अच्छा मेरा लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें पाया था। चलिए फटाफट अब 1 के जल्दी से लाइक पार करें, 900 950 लाइक पार हो चुका है, 1000 लाइक यानी कि आखिरी वाला लाइक कौन पार करेगा मुझे तो देखना है। ओके तो 1000वां लाइक, पहला 1000 का होने में पहला लाइक बताइए मुझे। मुकुलन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई, मुकुलन कोई नहीं बोलना, चूंकि एग्जाम में आएगा, ये
पुराना आपका है। ओके, मुकुलन किसमें होता है? स्टीम होता है और हाइड्रा में होता है। एकदम नोट कर लीजिएगा इसको। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? डायलिसिस थैली, डायलिसिस क्या होता है भाई? जो कृत्रिम जो क्या बोलते हैं, कृत्रिम जो किडनी होता है ना, उसको प्यूरिफाई, उसमें जो मतलब क्या बोलते हैं, डायलिसिस की क्रिया नहीं होती ना, किडनी को ऐसा बनाया जाता है ताकि डायलिसिस की क्रिया हो जाए। जब किसी का किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस क्रिया किया जाता है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है ना, क्योंकि किडनी का काम ब्लड को साफ करना भी किडनी काम करता है, ब्लड को छानना। तो डायलिसिस जो करवाता है वो ब्लड को छानने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन जो है किडनी का है तो क्रियात्मक और रचनात्मक समूह। ये भी सवाल बनता है कि नेफ्रॉन जो है किडनी का, विरिक का रचनात्मक और क्रियात्मक समूह कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। और अगर तंत्रिका तंत्र के बारे में बोलता है तो न्यूरॉन होता है ना। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक समूह क्या होगा? न्यूरॉन होगा। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। आपने पढ़ा लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में एक मेल और एक फीमेल होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पौधों में भी मेल और फीमेल की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो पुष्पी जिसमें फूल निकलता है, हाँ, जिस पौधे में फूल निकलता है उसमें भी क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन होता है। तो वो फूलों के द्वारा होता है, ठीक है ना। फूल यानी कि जैसे एक पौधा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे पौधा है तो इसका फूल यहाँ पे गिर जाएगा जाके हवा के माध्यम से, तो यहाँ पे नया बीज बन जाएगा, है ना। या तो फिर उड़िया के चल जाएगा हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से बह जाएगा। तो ये सब होता है फूलों के द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं जी। कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? समझ रहे हैं, यानी कि कंपोज डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कौन होगा? घास फूसे सूखे घास पत्ते या पॉलीथीन बैग? भाई तो पॉलीथीन बैग तो मिट्टी में कभी गलेगा नहीं, एकदम टेढ़ा होता है ना। रबर तो और एकदम अरियल होता है, ये तो और नहीं। प्लास्टिक की बोतल ये तो 100 साल बाद भी निकालोगे तो जमीन के अंदर देखोगे ना, जब घर खुदाता है या टंकी बनता है बाथरूम वाला, तो खुदाएगा घर तो देखिए निकलेगा प्लास्टिक निकलेगा, रबर निकलेगा, बोतल निकलेगा, ये सब कभी निकलता है। घास फूसी ये तो हमेशा गल जाता है ना। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक में छोरों के बीच विभवांतर क्या होता है? V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IR, है ना। तो किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, तो प्रतिरोध क्या होगा इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका क्या बोला? रेसिस्टेंस बताना। रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस। तो R बराबर V/I। देख रहे सवाल कैसे घुमा के दे रहा ना, सवाल कैसे कैसे घुमा के दिया जा रहा है, आपके सामने पेश किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 वाट, देखिए 100 वाट ये शक्ति है, पावर का मात्रा, पावर दिया हुआ 100 वाट। और विद्युत बल्ब 250 वोल्ट, यानी कि V बराबर 250 वोल्ट। तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? I का वैल्यू बताओ यार, बताओ फटाफट बताओ, देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। निखिल, स्वाति, सुखिल, संदीप, श्वेता, कुशवाहा, सोनी, बुलेट, रागनी, मिथुन, नैना, इम्तियाज, अमीशा, वेल डन, जमीला। चलिए बताइए इसका आंसर, बताओ फटाफट। अनुज, फैजान, नीतीश, बादशाह, प्रिंस। हाँ, 1000 पार हो गया क्या? ओहो, बस 2-3-4 लाइक पार करेगा 1000 पार हो जाएगा। चलिए, थैंक यू डियर। देखिए आपको मैंने अभी तुरंत एक सवाल पहले था ना, P बराबर फॉर्मूला था VI, बताया था ना, शक्ति का फॉर्मूला P बराबर VI, बताया ना शक्ति का फॉर्मूला। लेकिन हमको तो यहाँ पे I ज्ञात करना है। अब I ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? I बराबर मैं लिख सकता हूँ, I बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P/V। क्या लिख सकते हैं? P/V। अब P का वैल्यू कितना है? 100 है और V का वैल्यू कितना है? 250 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? वेरी गुड, थैंक यू प्यारे, 1000 लाइक पार हो गया। कितना होगा? 2.5। इसको देखो, इसको काटे तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 10,000 काट दो ना यार, 5 दूना 10, 25, 2/5। तो 2/5 को 5 से लो डिवाइड कर दो, तो देखो 0 बैठेंगे, पॉइंट बैठेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 चौक 20। अरे भाई साहब ये 0.4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। वेल डन, बहुत सारे का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा। हाँ, यही तो फॉर्मूला है शक्ति का। आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज, ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, मतलब डबल रिपीट हुआ, मतलब एग्जाम क्वेश्चन बैंक यानी कि दूसरा ईयर में भी पूछा गया है। ये धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ओके, सवाल फर्स्ट भी यही था, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? उष्मीय प्रभाव पे। ओके, आगे है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है? कौन सा डिवाइस है, इनमें से कौन सी मशीन है जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है? और वो कौन है? जनित्र है भाई, जनरेटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ जी। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है भाई? गैल्वेनोमीटर का काम है धारा की उपस्थिति मापना, धारा की उपस्थिति, यानी कि धारा है कि नहीं है, करंट फ्लो हो रहा कि नहीं हो रहा, इसकी जांच कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर करेगा। ए मीटर तो पता है आपको, सेलेनिक क्रम इसको हम लोग जोड़ते हैं, है ना, और विद्युत धारा को मापता है। ओके, चलिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गतिशील कण यानी कि कोई तार है, हम यहाँ पे स्विच को ऑन करें, करंट तुरंत यहाँ पे लाइट जल गया, है ना, जैसे स्विच ऑन करें बल्ब जल गया यहाँ पे। तो ये आखिर जला क्यों? क्या था जो यहाँ से यहाँ तक तुरंत पहुंचा दिया उसको? वो था इलेक्ट्रॉन था, पहले से इलेक्ट्रॉन था इसमें, लेकिन जैसे यहाँ पे ऑन किए तो बिजली यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एकदम एक दूसरे को धक्का देने लगा, धक्का देता, फिर तुरंत बल्ब जलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ जी। कितना क्वेश्चन है भाई साहब, कितना क्वेश्चन पूछेंगे तब तो हमारा खटिया खड़ा हो जाएगा। बस पढ़ते जाओ, ज्यादा नहीं सवाल पढ़ो। अभी इसमें टोटल ना 400 प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, लेकिन उतना तो एक वीडियो नहीं बना पाएंगे, है ना। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो रहा। जैव द्रव्यमान यानी कि ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? देखिए, तो पेट्रोलियम तो होगा, बायोमास भी होगा, कोयला। सवाल देखिए कैसे पूछा जा रहा। ये इसी प्रकार का सवाल 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार, लेकिन इस सवाल घुमा के जैव द्रव्यमान बोल दिया, है ना। जैव या जीव बोलता है, जीव द्रव्यमान बोलता है, ठीक है ना। तो सवाल पूछ देगा ऐसे। आगे देखो, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ओ चलिए, इसमें इस वीडियो में टोटल 150 सवाल पढ़ेंगे। ओके,
150%। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो है कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे PbNO3, इसको जब आप हीट करोगे तो Pb अलग हो जाएगा, NO2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, जब लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हो तो लेड अलग हो जाएगा, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड अलग हो जाएगा और O2 यानी कि ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। वेलकम। चलिए हाँ जी, वेलकम करें। मजा आ रहा ना सबको? अब अगर आप लोग बोलोगे तो कल मैं सोशल का लाऊंगा इसी प्रकार, फिर मैथ का लाऊंगा, मजा आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह एक वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बोला? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसका जलीय विलयन से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? वियोजित होगा, टूट कर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कौन सा प्रक्रिया होगा? उसको बोलेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। याद कर लीजिएगा इसको, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ओके, क्लोर बेस रिएक्शन, ऑप्शन ए। ओके, मधु कुमारी, वेल डन। ब्लॉग, सीनू, निहाल, ओके, नंदिनी, हाँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही है इनमें से? सही कौन सा, करेक्ट कौन है? देखिए यहाँ पे क्या है ना, Na2CO3 दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है? धोने वाला सोडा है ना, धोने वाला सोडा है, मतलब समझ रहे हैं, धोने वाला, धोबिया सोडा जिसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और आपको पता है धोने वाला सोडा में 10 भाग पानी होता है ना, 10 भाग क्या होता है? पानी होता है। आगे बढ़ते, कौन किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो भाई आपको मैंने तीन तत्व का नाम बताया जिसको चाकू से हम काट सकते हैं। कौन कौन तत्व है उसका नाम याद कर लो। नकली, देखो इस तरह से याद करो, नकली। अब याद करो, Na से हो गया सोडियम, K से हो गया पोटेशियम और ली से हो गया लिथियम। तो ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम, सोडियम, ये क्या दिया? कैल्शियम तो होगा नहीं, हाँ लिथियम देखो ऑप्शन दे रहा है। अरे वाह वाह, ऑप्शन देखो लिथियम। देखो सवाल पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सबको याद रखना है, सवाल पूछा जा चुका है इसलिए इस सवाल को याद करना है। नकली याद कर लेना, ठीक है? क्या याद करो सभी लोग, टाइप करो एक बार नकली, फटाफट टाइप एवरीबॉडी। नकली, Na4 सोडियम और K4 पोटेशियम और Li4 लिथियम। देखिए यहाँ पे काम आ गया ना ये फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध किसमें होते हैं? 3 आबंध जो है एल्काइन ग्रुप में होता है। एल्काइन, वेरी गुड, एल्काइन ग्रुप में 3 आबंध होता है। अब देखते हैं एल्काइन का फॉर्मूला, कार्बन के दुगना से हाइड्रोजन 2 कम होता है, कार्बन के दुगना से 2 कम होता है एल्काइन ग्रुप, है ना, कार्बन के दुगना से 2 कम, बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे देखिए, कार्बन के देखिए दुगना है यार, कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा है ना, कार्बन 1 है, इसका दुगना से 2 ज्यादा है। अच्छा देखिए, कार्बन के दुगना, 2 दूना 4 और 2 ज्यादा, ये भी तो कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा हो गया। आइए देखिए, कार्बन के दुगना से 2 कम है, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा 4। अच्छा कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा, देखिए है ना, कार्बन 3 है और 3 का दुगना 6 और 6 से 2 ज्यादा, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया एथेन, मीथेन, और ये क्या हो गया? एथेन, प्रोपेन, ऐसे हो गया। और ये हो गया एथाइन, इसको बोलेंगे एथाइन। देखिए ऑप्शन नंबर सी, नकली नकली। चलिए आगे बढ़ते। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रतिकारक क्या है कार्बोक्सिलिक का? देखिए कार्बोक्सिलिक का एक बार और पूछा गया, COO, सवाल पूछ सकता है। COOH किसका है? तो कार्बोक्सिलिक का है। CHO किसका है? एल्डिहाइड का है ना, एल्डिहाइड का है। अपना मन से तुम लोग ट्रिक वगैरह बना लो यार, ओके कोई बात नहीं, मैंने बना दिया इसलिए तुम लोगों को मैंने बता दिया। ये तो क्या है? कीटोन का है, ये ईथर का है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, अब देखना आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे अभिक्रियाशील कौन सा है। तो आप देखो, कॉपर है, Hg है, Au है, और क्या दिख रहा? और आपको Ag है ना, और Au है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील यहाँ पे कौन सा धातु है? चलिए बताइए फास्ट में। इस तो अभिक्रियाशील जो श्रेणी है ना, वो आप याद कर लीजिएगा। हालांकि देखो मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था, तो मैं देख रहा था भारतीय भवन किताब में, जैसे आपको पता है ना सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ऐसे पोटेशियम होता है, उसके बाद फिर आपको पता है सोडियम होता है ना, सोडियम होता है। लेकिन वहाँ पे NCERT में पहले कैल्शियम दे दिया, तो ये सॉरी भारतीय भवन में कैल्शियम लिख दिया, तो पोटेशियम के बाद सोडियम आपने बताया था, मैंने भी किताब देखा था बिल्कुल। तो बोला जाए इसमें सबसे, इन चारों में सबसे ज्यादा कौन है? तो कॉपर देख रहे हैं, कॉपर जो है सबसे ज्यादा है। Hg तो उससे कम है, मतलब Hg किसको बोलते हैं? पारा को बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं। Ag तो सिल्वर हो गया, गोल्ड तो और कम हो गया, एकदम ठोस गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाँ चलिए, अरे डी है, सबसे अधिक होगा यहाँ पे कॉपर, सबसे कम होगा ए। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इंपॉर्टेंट है, हल्का लग रहा बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरे पौधे क्या होता है बताओ भाई? हरे पौधे तो यार 1100 लाख तुम लोगों ने कर दिया, मेरा दिल तो आज जीत ली तुम लोग पक्का। हरे पौधे आपको मैंने बताया, हरे पौधे उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादन करता है। हम लोग धान खा रहे, गेहूं खा रहे, चावल खा रहे, कहाँ खा रहे? साग सब्जी खा रहे, कौन दे रहा लाके? अरे भाई जाके तो आप ला रहे हैं, मम्मी जाके ला रही मार्केट से, लेकिन रियली में मानो तो हरे पौधे हमको प्राप्त करवा रहा, हरे पौधे से हमको मिल रहा है, ये उसको बोलेंगे उत्पादक। और जो हम लोग जो खा रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा हम लोग। आगे, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होता है? देखिए कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है ना, बनावट सेम होता है लेकिन काम अलग अलग। पंख जो है, चमगादड़ अपना पंख उड़ने के लिए यूज करता है और कीट का पंख अलग होता है, तो बनावट लगभग सेम होता है, उसका काम अलग अलग होता है। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है वो समजात अंग है। क्या है?
समजात अंग है। ओके, आगे भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, इसको उष्माक्षेपी भी बोल सकते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। भोजन का पचना सवाल देता है उष्माक्षेपी है कि उष्माशोषी है, तो उपचयन इसी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इसी बोलते हैं, और एक और नाम याद कर लो, ऑक्सीकरण भी इसी का भाई बहन है, चच्चा भतीजा सब है। ओके, हाँ जी, हाँ, रोज आपकी क्लास सुबह 7 बजे, शाम को 6 बजे, और मैंने 12 बजे भी क्लास चालू किया है, ठीक है ना, 12 बजे दिन में। अच्छा, कौन एक उभयलिंगी जंतु? उभयलिंगी, केचुआ, मच्छर, शेर, तो केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। चलिए, 100 के बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो 50 सवाल और मैं करवा दूंगा। ओके, डोंट वरी, 100 के बाद, क्योंकि मैंने 150 सवाल रेडी किया। मैंने तो सोचा कि आज 200-250 सवाल करना है, लेकिन आप लोग शायद पस्त हो रहे हो, तो मुझे बताना कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? 100वां सवाल है ये, ठीक है ना, 100 शतक। कौन एक भूमिगत जल है? जल का उदाहरण, नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। चलो बताओ फटाफट। तो देखो, कुआं जो है ना, कुआं जो है वो भूमिगत जल का उदाहरण है। हाँ, इसके बाद और सवाल कराऊं तो सब कमेंट करो। कब से क्लास चल रहा है बाबू साहब? 6 बजे से क्लास चल रहा है, आप पीछे वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। ओके, फिलहाल अभी आपसे जहां से जुड़े वहीं से पढ़ो। आगे बढ़े, 50 सवाल, मैंने 150 सवाल, बिकॉज सवाल बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग बोले तो आगे इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, मतलब पार्ट 2 तो लाएंगे, लेकिन अगर 50 सवाल और पढ़ना चाहते हो तो यस जल्दी से कमेंट करो एवरीबॉडी। विकास, अरजीत, अमीषा, नेहा, सूरज, भोजपुरी, सोनी, नंदिनी, क्लॉक, प्रिंस, अतुल। चलिए करवा दीजिए। हाँ, अरे रहने दीजिए, कौन बोल रहा है? एक तो बच्चा बोल रहा रहने दीजिए, ज्यादा वोटिंग देखते किसका है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक वोटिंग डालता हूँ, पता यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हें वोटिंग नहीं जा पाएगा। एक मिनट, चलो बोल दो तुम। और का संख्या ज्यादा दिख रहा है हमको, इसलिए मैं और करवा देता हूँ। अरे नहीं, एक ही बंदा कमेंट करना, नो, ठीक है। चलिए 50 सवाल और पढ़ो फटाफट, बिकॉज सवाल ज्यादा है ना, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना हमको। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहे तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? यानी कि टाइमिंग क्या दिया? टाइम जो है 1 मिनट दे रहा है ना, टाइम जो 1 मिनट दे रहा, और आवेश यानी कि कूलम्ब कितना दे रहा? 120 कूलम्ब दे रहा। ओके, ये दे रहा। और क्या हमको निकालना? आई का वैल्यू निकालना है। तो ये जो मिनट दिया हुआ रहेगा ना बाबू, मिनट को तुम सेकंड में बदलना, ठीक है ना, मिनट को तुम सेकंड में बदलना, 60 सेकंड हो जाएगा। अब फॉर्मूला आई बराबर फॉर्मूला होता है Q/T, Q का वैल्यू 120 और T का वैल्यू 60, 0 काट दो, 6 दूना 12, देखो 2 एम्पियर है ना जी, 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो गया। 50 सवाल यानी कि और पढ़ना है 150। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म, एकदम फास्ट चलते हैं, एकदम क्या बोलते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन की तरह फास्ट चलते हैं हम लोग। प्रतिरोध का बताइए, एसआई मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध, एसआई मात्रा का खैर तो एकदम रट ही लेना है तुम लोग को, और रटने की बात नहीं, बात पढ़ते पढ़ते तो याद हो गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप, विद्युत धारा की माप, कितना विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, इसको कौन मापेगा? ए मीटर मापेगा। कौन मापेगा? ए मीटर। वेरी गुड, ए मीटर जो है विद्युत धारा की माप को करेगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। देखिए रिपीट हो ना सवाल, मतलब ये सवाल इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो रिपीट सवाल हो रहा है एकदम इंपोर्टेंट है। आगे है कि कौन सा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? क्या वो एमीटर में है? क्या वो वोल्ट मीटर में नहीं होता है? क्या कुंडली में नहीं होता है? या विद्युत सेल में नहीं होता? विद्युत सेल में तो होगा एमीटर वोल्ट मीटर, कुंडली में नहीं होता है जी। प्लस और माइनस का जो साइन होता है वो कुंडली में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी। हाँ, तुम लोग 1 2 3 कमेंट करो, 1 का 2 का ऐसे कमेंट करना, क्योंकि 106 लिखने का टाइम लगेगा ना, इसलिए डायरेक्ट 6 का 5 का ऐसे लिखना। ओके, आगे देखो यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है भाई साहब, यहाँ पे जो उत्तल हो गया, उत्तल लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सी। सरल सूक्ष्मदर्शी भी बोले चाहे मैग्नीफाइंग ग्लास बोले, देखो आता है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैंने बताया भी पहले भी, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी होता है उत्तल लेंस होता है, और सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे बताइए, नीला थोथा आगे यहाँ पे, वेल डन। हाँ चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका यहाँ पे लाइक और सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा। देखिए नीला थोथा जो होता है ब्लू विट्रॉयल, ब्लू थोथा लिख दिया, ब्लू विट्रॉयल इसका होता है इंग्लिश में, ब्लू विट्रॉयल, VITROIL, ब्लू विट्रॉयल। तो ब्लू विट्रॉयल में क्या होता है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट तो होता है, लेकिन 5 भाग पानी होता है, ठीक है ना, 5 भाग पानी होता है। एक होता है ग्रीन विट्रॉयल, हरा थोथा, ग्रीन विट्रॉयल, इसमें होता है फेरस सल्फेट, FeSO4 × 7H2O, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, फेरस सल्फेट का होता है। चलिए आगे, कौन लवण है? बहुत इंपॉर्टेंट बंदा, ऐसे तो पक्का फर्स्ट है। सर दिखाई नहीं दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। इसका ना तुम क्वालिटी बढ़ा लो बाबू, क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी को तुम लोग 360 कर लो, पूरा क्लियर दिखेगा। 360 में मैं भी देख रहा हूँ, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा नेट यूज करने की होती है। ओके, कौन लवण है? तो देखिए K2SO4, ये क्या है? ये लवण है, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट क्या है? लवण है। जैसे बोलते हैं ना हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4, इसे याद कीजिएगा, H2SO4 क्या होता है? ये लवण होता है। ये क्या है? एसिड है, जैसे H2SO4। तो सल्फेट में, सल्फेट अक्सर लवण के साथ ही लगता है। ओके, हाँ, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं बताओ? अभी तो मैंने बताया, नाइट्रोजन के बारे में बताया ना, अभी ऑक्सीजन के बारे में जिस टाइम मैं बता रहा था उसी टाइम में बताया था। वेरी गुड, थैंक यू डियर आशीष जैद, कमेंट एवरीबॉडी। अजान हो रही बिल्कुल। क्या होगा इसका आंसर? सर मैं भी देख रहा हूँ, क्या होगा इसका आंसर? 10 का बोलो आंसर, 10 का
सब 9 का आंसर अभी तक दे रहे हैं, बहुत पीछे आप लोग चल रहे हैं। लेकिन किसी का आया गड़बड़, अरे भाई साहब किसी का सी आया ना, डी तो सबका आ रहा, वाह। 10 का सी देखो, एंजल साक्षी सी दे रही, कैसे होगा बाबू। अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन जो है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलो चलो बताओ 12 नंबर सवाल फास्ट। 112 संस्कृत का भी सोल्यूशन करवाएंगे 12 बजे। ओके 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 देखिए संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फटाफट जल्दी से खत्म करते हैं, बिकॉज मुझे सुबह के लिए क्वेश्चन भी रेडी करना आप लोग के लिए। वन संपदा का उदाहरण है कौन? मिट्टी। क्या मिट्टी वन संपदा का उदाहरण है? क्या लकड़ी वन संपदा का उदाहरण है? क्या तांबा वन संपदा का उदाहरण है? क्या एल्यूमिनियम वन संपदा का उदाहरण है? तो ये होगा लकड़ी। लकड़ी जो है वन संपदा का उदाहरण है। ओके बाबू सिंह, चलिए रोशन कुमार, चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चीनी का सूत्र बताओ। चीनी का सूत्र ग्लूकोज का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11, ये है चीनी का सूत्र। और ये जो देख रहे हैं ये है ग्लूकोज का सूत्र। तो भाई एकदम याद करो, ये क्या है? ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है ना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र है। ये तो खैर मुझे याद नहीं है फिलहाल। ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल डाल देंगे तो घोल का रंग बदल जाएगा। अब बताओ यार, इसमें 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदे इसमें कंफ्यूजन पड़ता है कि सोडियम, इस तरह से 2 सवाल पूछता है। अगर जलीय विलयन जो घोल होगा है ना, अगर घोल होगा उस घोल में अगर मैं क्षार डाल दूंगा, अगर क्षार है ना, सोडियम कार्बोनेट क्या है? क्षार है, NaCO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्षार है, अब उसमें मिथाइल ऑरेंज डालें तो क्षार में डालें। अगर क्षार में डालेंगे, कोई सूचक डालेंगे तो क्षार जो है कलर को क्या कर देगा? पीला कर देगा। क्षार जो है कलर को पीला कर देगा। अगर यही अम्ल होता है, अगर यही अम्ल होता तो ये कर देता लाल। आपको पता है नीला को लाल करता है। अम्ल को लाल करने की, अम्ल के अंदर जो एक खूबी है, लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? पीला करेगा। इसमें क्योंकि याद रखिएगा, अगर क्षार में डालेंगे तो पीला करेगा, हाँ नीला नहीं, याद रखिएगा नीला नहीं पीला। ओके आगे बढ़ते हैं। 100 पोषी के लिए क्या जरूरी है? 100 पोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सौर्य प्रकाश चाहिए। सौर प्रकाश मतलब सोलर लाइट, यानी कि सूरज की एनर्जी चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए सभी। और पौधों में ऐसा होता है। इंसुलिन की कमी से, देखिए भाई रिपीटेड क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, डायबिटीज होता है इंसुलिन कमी से। देख रहे हैं ऑप्शन सेम आगे पीछे खाली हो गया इंसुलिन कमी से। आगे खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? फास्ट है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में या कॉकरोच में या घोड़ा में या ऊंट में? खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यूरो सेकंड का संबंध क्या है? यूरो 2, यूरो फर्स्ट, यूरो 2 इस तरह याद रखेंगे। तो यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 नाम का एक क्या बोलते हैं इसको, एक योजना समझ लो चला था, जो कि वायु में जो पॉल्यूशन हो रहा है ना उसको रोकने के लिए है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूरो 2 नाम का एक यहाँ पे यूरो 2 बताता हूँ। ओके इसका आंसर तुम बताओ, आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ओके हाँ, तो यूरो 2 का जो संबंध है किसे है? वायु प्रदूषण से जी, हाँ वायु प्रदूषण से, एयर पोल्यूशन, बिल्कुल सही, एयर पोल्यूशन से संबंध है यूरो 2। मैं किसमें देख रहा हूं। ओके आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते सवाल। आगे देखिए क्या बोलता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ मतलब जो सड़ता गलता नहीं है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो कागज वहित मल तो हो जाएगा DDT, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है भाई? तो क्लोरोफिल जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों का कलर जो है ग्रीन होता है, हरा होता है। और इसी क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम जो है धातु पाया जाता है। ओके डियर आगे बढ़ते। लघुपथन के समय, लघुपथन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के टाइम विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। मतलब ये सवाल देख रहे हैं 2-3 बार रिपीट हो गया ना, सवाल रिपीट होता है। हम पूरा क्वेश्चन बैंक में बताना 11 से 21 तक जितना सवाल पूछा गया साइंस का, सोशल का, मैथ का, वो सबसे पहले आपको मैं करवा दूंगा। ओके आगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बहुत हल्का, एकदम LKG वाला बच्चा को याद करा दीजिएगा तो याद कर लेगा। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है जी। चलो उमेश, वेरी गुड। प्रिंस आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आ गया। अच्छा 220 वोल्ट, चलो बनाओ। ये तो मैं इसका आंसर तो तुम्ही लोग से मैं देखूंगा, तुम्ही लोग का मैं आंसर देख के डिसाइड करूंगा। 220 वोल्ट है, कितना है? V का वैल्यू 220 है और I जो है 2A है। अब बोलना कि फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है भाई, R बराबर। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन करेगा कमेंट, फास्ट फास्ट फास्ट। 123 यानी कि 23 का आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, गुड्डी सलमान। देखते किसका सबसे पहले आंसर आता है। ओके चलिए कमेंट एवरीबॉडी। ओके 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 ओके
हाँ, अब देखते हैं इसका आंसर कौन पहले कमेंट करता है। वेल डन वेल डन वेल डन। अरे वाह, सबसे पहले अजित गिरी का मेरे पास आंसर आया है। उससे पहले मेरे पास आया है शीतल कुमारी, वाह वाह वाह, थैंक यू बाबू। और उससे पहले भी मेरे पास हर्षराज का आया। अरे वाह, कुंदन कुमार का संटू, मैं तो पहले आगे बढ़ गया था। चलो ठीक है, हाँ ये सब का आंसर 100। अरे भाई आर बराबर फॉर्मूला भी बटा आई है ना, तो भी कितना 220, आई कितना 2 एकम 2 2 एकम 2 110 ओम। चलिए सबका आंसर आ गया, सबने सही आंसर बताया। 10 ओम नहीं 110 ओम। आगे बढ़ते, किसी माध्यम में अपूर्णांक का मान, सवाल रिपीटेड, यानी कि सवाल 2011 में पूछा गया था और अब जाके इधर पूछ रहा, मतलब ये मेरे ख्याल से 2014 या 15 का होगा, नहीं हाँ इस तरह होगा। चलिए तो इसका साइन आई बटे साइन आर है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते सवाल, ये सब तो बहुआ वाला सवाल है। आगे बढ़ते, देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, किसके तुल्य है। हाँ चलिए फास्ट बताइए। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। ओके वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है, जिसमें हम अपना भोली सी सूरत देखते हैं ना, वो शक्ल जो देखते हैं, तो बोला गया कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है। तो आपको पता है समतल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ओके आगे विभवांतर का मात्रक देखो, सब मात्रक पूछा गया है। कभी विभवांतर पूछ देगा, कभी आवेश का मात्रक पूछ देगा, कभी प्रतिरोध का मात्रक पूछ देगा, कभी क्या बोलते हैं विद्युत धारा का मात्रक पूछ देगा। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। फटाफट करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इसको धोबिया सोडा बोलते हैं। तो Na2CO3 ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पे 10 भाग पानी भी होता है, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, Na2CO3 हम बोल सकते हैं, है ना। ठीक है हाँ जी मिस्टर अरबाज, मैथ का भी मैं करवाऊंगा। ओके कमेंट एवरीबॉडी, फास्ट कमेंट करो। कार्बोक्सिलिक समूह, देख रहे भाई कितना बार इस टाइप का सवाल तो कितना बार पूछा गया। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो इसको तो आप रट लो, हालांकि मैं समझा भी रहा हूं। कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका जो है COOH होता है। ओके ऑप्शन बी। फिर मैं बताता हूं, CHO किसका होता है बताओ, एल्डिहाइड का। CO किसका होता है, कीटोन का। और ये तो खैर अलग ही है। आगे पढ़ते हैं, इथाइल एल्कोहल, कभी कभी सूत्र भी पूछता है जी, फॉर्मूला ही पूछ लेगा कि इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। इथाइल एल्कोहल को ही हम लोग बोलते हैं एथेनॉल, है ना जी, एथेनॉल बोलते हैं इथाइल। तो इसको एथिल एल्कोहल ही बोल सकते हैं। C2H5OH, यानी कि C2H6 होता है ना, एथेन होता है, एथेन। एथेन में एक हाइड्रोजन हटा करके O जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिएगा। OH मतलब एल्कोहल, C2H5 हो गया और OH जोड़ दिया, एक तो हाइड्रोजन हटा देंगे और OH जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक, कंपाउंड यौगिक। हाँ आयनिक यौगिक उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, जब एक धातु और अधातु जो क्रिया करता है और एक यौगिक बनाता है। अक्सर आयनिक यौगिक में अक्सर जो धातु और अधातु है ना, ये क्रिया करेगा, जब भी होगा तो धातु और अधातु के साथ ही क्रिया होगा आयनिक यौगिक में। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम धातु, कैल्शियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। ऑप्शन क्या होगा, ये है क्या बोलते हैं इसको, आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। आगे आवर्त सारणी में शून्य तत्व क्या होता है, शून्य तत्व, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप को उसी बोलते हैं, हीलियम को बोलते हैं जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसको वर्ग 18 में मिलता है, वर्ग 18 में आपको मिलेगा, आवर्त सारणी के वर्ग 18 में हीलियम मिलेगा, नियोन मिलेगा, जेनॉन मिलेगा, रेडॉन मिलेगा, क्रिप्टन मिलेगा, एक नाम बार में भूल जा रहा हूँ। चलिए अच्छा अभी मैं देख के बता ही दूंगा। चलो तुम लोग को पता है तो बताओ, एक और नाम क्या है, एक और नाम है मेरे ख्याल से, हाँ आर्गन। यार भाई साहब इसको तो नाम में भूल जा रहा हूँ, आर्गन 18 वाला। चले मिथेन में कितने सात संयोजक बंधन है बताओ, मिथेन में, वेरी गुड। मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब इसको तुम कर लो, बॉन्ड बना लो। यहाँ पे कार्बन एक ही पीस है ना, कार्बन एक ही पीस है, हाइड्रोजन जोड़ लो। कितना पीस है देखो तो, मिथेन में कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, मिथेन में 4 बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन ऑक्सीक कारक है, ये सवाल आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इसको याद। ओके ओके ओके, मैथ वीक है, मैथ का वीडियो बहुत सारी भरी हुई है, आप वीडियो जरूर देखना और मैथ की क्लास भी चलाएंगे, डोंट वरी। देखो ऑक्सीक कारक यहाँ पे कौन कौन है, ऑक्सीक कारक यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो ऑक्सीक, इसको रट लो भाई, इसको रट लो, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीक कारक है, और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों जो देख रहे हैं ना, ये तीनों जो है अवकारक है, अवकारक। ओके याद कर लो, सवाल पूछता है कि इनमें से अवकारक कौन है, इसमें से ऑक्सीक कारक कौन है। ओके तो ऑक्सीक कारक ऑक्सीजन होगा O2, और अवकारक हाइड्रोजन भी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाएगा, और H2S सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनते हैं, तो इथाइल एल्कोहल में अवायवीय श्वसन होता है ना, इथाइल एल्कोहल में जब भी श्वसन होता है ना, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और आपको पता है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब कोई श्वसन होता है उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ओके किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, भाई साहब मुकुलन तो एकदम वांटेड क्वेश्चन हो गया ना, वांटेड, एकदम वांटेड हो गया मुकुलन भाई, है ना। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। आगे बढ़ते, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको बोलते हैं समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल
वायुमंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, परागकोश में होते हैं। ये सवाल रिपीट हो गया, परागकोश में परागकण होते हैं। तो ये सवाल मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है समझो वो इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, डोंट इग्नोर, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा इन सभी सवालों को, बिकॉज ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे है ग्वाइटर। देखो मैंने बोला ना, ग्वाइटर या घेंगा पक्का आता ही आता है। ग्वाइटर या तो फिर इंसुलिन। ग्वाइटर या घेंगा किसके कारण, कमी के कारण होगा? आयोडीन की कमी से कारण ग्वाइटर होगा। अच्छा, चीनी के कारण, चीनी की कमी से क्या होता है? चीनी की कमी से नहीं होता है, चीनी की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो शुगर हो जाएगा। हाँ चलिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी में लिखा गया एक बुक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसके लिखने वाले चार्ल्स डार्विन। के कौन है? चार्ल्स डार्विन है। चलिए बहुत जल्दी हम आपका खत्म करने वाले हैं क्लास को। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है? 3 बार रिपीट हो गया सवाल। ये उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। और एक आता है जो विद्युत घंटी, अरे भाई जो बेल लगा होता है, विद्युत बेल जो घर के बाहर होता है ना, बेल लगा हुआ, टिडिंग टिडिंग तो अंदर से आवाज आएगा। कौन? तो ये चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है वो, ठीक है ना। लेकिन विद्युत फ्यूज बोलेगा तो हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। देखो ये भी सवाल, कुंडली का प्रतिरोध का मान बोलो, R बराबर V बटा। कितना बार सवाल रिपीट हुआ? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सवाल प्रीवियस ईयर वाला कितना बार रिपीट होगा, मतलब आपको विश्वास भी हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत सा क्वेश्चन टैली करेगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है भाई? तो बैटरी जो यूज करते हैं ना, उसमें से डीसी धारा निकलती है, डीसी डायरेक्ट करंट। याद कीजिएगा, दोनों धारा नहीं निकलती है, डीसी। हाँ, बैटरी से डीसी करंट निकलता है जी। किसका? फॉर ईशानी घौर, PSCAMN। क्या लिखा भाई तुमने? हाँ चलिए जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में देखो भाई, ये तो अवतल दर्पण तो बहुत बार पूछा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट, विभवांतर कैसा है, मतलब क्या होता है? देखो पूछ लिया दोबारा, वोल्ट। आप तो बहुत सवाल रिपीट मिलेगा, लेकिन डोंट वरी, आगे हम जाके रिपीट नहीं मिलेगा। अपवर्तन, इससे पहले था प्रकाश का परावर्तन, और यहाँ पे पूछ दिया अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम। आपको मैं एक बात बताऊं, एकदम मतलब वैल्यूएबल वाला बात बताऊं, फ्री वाला, मंगनी वाला। एग्जाम में ना एकदम हल्का हल्का बउआ वाला सवाल खोजिएगा पहले, और पहले उसी को रंगिएगा, समझ आ रहा ना। आपको रंगने को 80 सवाल मिलेगा, तो 80 में देखिएगा, पहले पूरा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन रफली, फटाफट फास्ट पढ़ लीजिएगा। जो बउआ वाला सवाल मिलेगा ना, उसको आप भर देना है। क्या है 143 का? 1 मिनट। और ठीक तो है, डीसी करंट बोलते हैं, डिस्ट को डीसी नहीं बोलते हैं बाबू, हमको कन्फ्यूज हो गया। हाँ, एकदम बउआ वाला सवाल को पहले रंगिएगा। देखिए वोल्ट, अरे भाई अब ऐसे में तो बंदा फंसता है अक्सर, लेकिन समझिए नहीं। देखिए V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है, V बराबर W/Q। अच्छा W यहाँ पे क्या है? यहाँ पे W जो है कार्य है, और ये Q क्या है? Q यहाँ पे किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है ना। चलिए आवेश को Q बोला गया, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, J जूल प्रति कूलाम, यानी कि 1 जूल प्रति कूलाम। देखिए तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तब तो भाई एकदम नंबर 1 रहेगा, है ना। जूल प्रति सेकंड नहीं, बल्कि जूल प्रति कूलाम। देखो किसी का आंसर ए आ रहा। अच्छा ये गलत मार दिया, अवतल होगा यार, मैंने बोला सही, गलत टिक गलत मार दिया। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी दे रहा भाई, और उपचयन भी दे रहा। ये तो फिलहाल हमको ऑप्शन सी पे टिक लगाना है, पहले प्रायोरिटी देना है उष्माक्षेपी का। उष्माक्षेपी को पहले प्रायोरिटी देना है, ओके। और हालांकि उष्माक्षेपी को उपचयन भी बोलते हैं। अब अगर एक सोचने वाली बात, अगर सर ये सवाल आ गया तो क्या करेंगे यार, तो मैं तो आपको बोलूंगा उष्माक्षेपी पे टिक लगाना। अगर ये सवाल आ गया ना तो उष्माक्षेपी पे टिक लगाना, ओके। क्योंकि शोषण जब करते हैं ना तो ऑक्सीजन उष्मा निकलता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत का सर्वोत्तम चालक, मेरे ख्याल से सबसे हल्का सवाल होगा। बउआ मतलब एकदम हल्का, एकदम नॉर्मल, एकदम बउआ वाला सवाल, बउआ टाइप का सवाल ही मिलेगा आपको एग्जाम में। 40-80 का मैं बता दूं, 80 क्वेश्चन में 30+ क्वेश्चन ऐसे होगा एकदम बउआ टाइप का सवाल होगा। बउआ मतलब देखिए ऐसा वाला, ये बउआ नहीं तो क्या है? विद्युत धारा का सबसे ज्यादा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? सिल्वर होता है ना, Ag। हाँ जी, सिल्वर ही होता है ना। तो ये बउआ वाला सवाल है। चलिए ये आखिरी सवाल मैं बताता हूं आपको, आखिरी सवाल। उदग्र आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? देखिए उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्ग। आपको पता है वर्ग कितना होता है? 18 वर्ग होता है। आवर्त कितना होता है? 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या पर आधारित है, मोसले ने इसे दिया था, है ना जी। तो इसको याद रखिएगा। और इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कितना मजा आया नीचे कमेंट बॉक्स अभी तुरंत लाइव के बाद चालू होने वाला है, तो अपना प्यारा सा एक लाइन या एक वर्ड जरूर कमेंट कीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का कमेंट मुझे देखने में बड़ा मजा आता है यार, कसम से। मैं देखता हूँ कमेंट, और कभी कभी नहीं भी देख पाता हूँ, लेकिन कमेंट में सबको देखता हूँ, और जब मजा आता है तो लाइक भी करता हूँ।